Hello and welcome everyone to my classroom and to my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। तो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में भी एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ा था, लेकिन लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफडब्ल्यू टेलर। प्रिंसिपल्स अलग चीजें हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी और टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट है, दोनों ही दिए गए हैं एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे वो थे, पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड द फोर्थ वन डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर आपने वीडियो पार्ट 3 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डू वॉच पार्ट 1, 2, 3 सारी वीडियोस आप देखते रहिए। साथ ही साथ आज की वीडियो, आज जो हम लोग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की जो टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई है उससे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली 4 टेक्निक्स है जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई है। पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड वन वर्क स्टडी, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये चारों टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा साइंटिफिक टेक्निक्स दी गई है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। कुछ सब हेड्स भी हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सारा इतना आज अपने को कवर करना है। तो फर्स्ट वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर में एफडब्ल्यू टेलर सजेस्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट के अंदर में दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल फोरमैन, एक सुपरवाइजर, एक फोरमैन, एक जो गाइड है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी कामों को, सारे फंक्शंस को वो अकेले परफॉर्म कर पाए। क्या आप ही के लिए संभव है कि आप सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज को अकेले कर पाए? नहीं। तो आप क्या करते हैं, उस काम को बांट देते हैं ढेर सारे लोगों के अंदर। यहां पे एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वर्कर को हेल्प करे ताकि वर्कर अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाए। तो बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया अपनी पहली साइंटिफिक टेक्निक के अंदर कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अकॉर्डिंगली हमें इन्हें 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट वन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा जिसके लिए एक प्लानिंग इंचार्ज को रखेंगे, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा जिसके लिए एक प्रोडक्शन इंचार्ज को रखेंगे। एंड दोनों ही डिपार्टमेंट, दैट इज दोनों ही इंचार्ज के अंदर 4 एक्सपर्ट जो है वो वर्क करेंगे। तो कुल मिलाकर के टोटल 8 एक्सपर्ट वर्क करेंगे। एंड वो 8 एक्सपर्ट किसको गाइड, किसको सुपरवाइज करेंगे? वो 8 एक्सपर्ट ये कनेक्टेड किस पे है? ये वर्कर्स पे कनेक्टेड है। एंड ये सारे के सारे दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर फॉर होम, फॉर वर्कर। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप में एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया टू अरेंज और टू ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 8 सुपरवाइजर्स, 8 फोरमैन, जो एक एक्सपर्ट टीम होगी जो वर्कर को हेल्प करेगी ताकि वर्कर वर्क को पूरा कर पाए। तो कौन है? प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम होता है? रूट क्लर्क का काम होता है कि वो, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कोई एक डायरेक्शन देना, है ना। तो उसी तरीके से रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट क्लर्क आपको डायरेक्शन देगा, आपको सीक्वेंस ऑफ वर्क जो है वो अलॉट करेगा कि कैसे, कब और किस काम को करना है। इस चीज का सीक्वेंस किसके द्वारा तय किया जाएगा? इस चीज का सीक्वेंस तय किया जाएगा रूट क्लर्क के द्वारा। क्लियर? सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन देना, बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ टास्क। वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो दिया जाएगा थ्रू इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड वन इज कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क। कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क क्या करेगा? कॉस्ट और टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है, ये टाइम क्लर्क जो है वो काम करता है, दोनों सेम ही पर्सन है। तो वो काम है, इनका 2 काम है। पहला कि ये देखना कि कौन सा टास्क ऑर्गेनाइजेशन में कब शुरू होगा, कब कंप्लीट होगा, उसको करने के लिए कितना समय देना चाहिए, ठीक। ये टाइम क्लर्क का काम है। एंड साथ ही साथ उसका एक और काम है, उसका काम है कॉस्ट का भी ध्यान रखना। तो वो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा कि उस काम को, उस एक पर्टिकुलर टास्क को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में लागत क्या आई, कॉस्ट क्या आई, उसका भी लेखा जोखा, उसका भी हिसाब किताब किसके पास रहेगा? वो रहेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के पास। क्लियर? द फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन। वर्ड कहां से आया? डिसिप्लिन से आया। डिसिप्लिन का मतलब आप सबको पता होगा। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में सब चीजें सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रही हो, किसी तरीके का क्योस ना हो, किसी तरीके की इनडिसिप्लिन ना हो पाए। ये काम किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये डिसिप्लिनेरियन की जिम्मेदारी है। तो बेसिकली ये चारों किसके अंदर आ जाएंगे? ये प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में आ जाएंगे, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया गया एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। सजेस्ट किया गया कि इस तरीके से किया जाए। एंड ये चारों किसको आगे हेल्प कर रहे हैं? ये चारों हेल्प कर रहे हैं आगे वर्कर को।
उसी तरीके से एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोडक्शन इंचार्ज है एंड उसमें पहला है गैंग बॉस। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ गैंग बॉस? क्या करता है? गैंग बनाता है वो? नहीं, गैंग नहीं बनाता। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए वेरियस टूल्स, वेरियस मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड ये टूल्स, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स कहां से आएंगे? इनका अरेंजमेंट कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये ध्यान रखने की कि टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज सही वक्त पे, सही समय पे, सही जगह पे हैं या नहीं? ये जिम्मेदारी है गैंग बॉस की। तो गैंग बॉस रिस्पॉन्सिबल है कि मशीनरीज हो, इक्विपमेंट्स हो, सारे टूल्स हो, सारे रॉ मटेरियल्स हो, एवरीथिंग, ये इसकी जिम्मेदारी लेगा गैंग बॉस। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। टाइम बॉस ने बता दिया क्या काम होना है, कितने समय में, और स्पीड बॉस मेक श्योर करता है कि वो काम उतने समय में पूरा हो रहा है या नहीं। तो कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, इफेक्टिवनेस का ध्यान रखना है ना। तो कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम ये किसकी जिम्मेदारी है? ये है स्पीड बॉस की। नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर का मतलब आप जानते हैं, रिपेयर का मतलब क्या होता है? उसको कोई चीज गड़बड़ हो गई, आपकी कोई मशीनरी, कोई टूल, कोई इक्विपमेंट गड़बड़ हो गया है, तो ऐसा नहीं, गड़बड़ हो गया तो वर्कर क्या किया, खुद ही से पेचकस प्लास लिया और उसको ठीक करने लग गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्कर अपना सिर्फ वर्क करने की जिम्मेदारी, उसको जो टास्क अलॉट किया गया वो जिम्मेदारी उसकी है, वो खुद से टूल्स उठा करके चीजें ठीक रिपेयर करने नहीं लग जाएगा। ये जिम्मेदारी एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा सजेस्ट की गई कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक रिपेयर बॉस नाम का व्यक्ति अपॉइंट किया जाए जो रिपेयर करने का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट करेगा, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पे, इंस्पेक्टर, द वन हु इंस्पेक्ट्स, जो चेक करेगा, जो सुपरवाइज करेगा, जो देखेगा कि क्या जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी की सही है या नहीं। ये कौन चेक करेगा? ये चेक करने की जिम्मेदारी है इंस्पेक्टर की, कि मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सही है, एप्रोप्रिएट है। तो बेसिकली ये 4 and 4 8 एक्सपर्ट्स की टीम किसको हेल्प करेगी? ये पूरी मदद प्रोवाइड करेगी वर्कर्स को। ये एफडब्ल्यू टेलर का सजेशन था उनकी साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर में कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति, एक फॉरमैन सारा काम कर ले, ये संभव नहीं है। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप एक टीम बना दें जहां पे एटलीस्ट 8 एक्सपर्ट्स हो। इस तरीके से एक टीम हो जो वर्कर को अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रही है, सो दैट वर्कर कंफर्टेबली, वर्कर बहुत अच्छे से मन लगा करके सिर्फ और सिर्फ उसको जो टास्क दिया गया है उस पर पूरे डेडिकेशन से काम कर पाए। ये था पहला साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू। चलिए देखते हैं सेकेंड टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा जो दी गई, वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? क्वालिटी स्टैंडर्ड आपका प्रोडक्ट तभी बनता है जब आप उसको बनाने वक्त जो टूल्स, जो मशीनरीज, जो इक्विपमेंट्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो रॉ मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो अच्छे क्वालिटी का है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बिस्किट्स बना रहे हैं और उसके अंदर में जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल घटिया, खराब, इंफीरियर क्वालिटी का है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट खराब बन के आएगा। और वही अगर आप कुछ बना रहे हो और आपने उसमें बेस्ट रॉ मटेरियल लिया हुआ है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन के आएगा, आपको खाने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना है। एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे अच्छा होगा? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सिर्फ तभी अच्छा हो पाएगा जब जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीनरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है इन सेंस ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है इन सेंस ऑफ साइज, इन सेंस ऑफ टाइप एंड ऑल्सो इन सेंस ऑफ वेट। तो आपको साइज, टाइप और वेट का भी ध्यान रखना है। आप एक पैकेट ऑफ बिस्किट खरीदते हैं, उसमें जितने भी बिस्किट्स निकलते हैं तो सारे बिस्किट्स का जो साइज होता है वो सेम होता है ना, अलग अलग तो नहीं होता। आप जब भी 5 रुपए वाली मैगी का पैकेट खरीदते हैं तो उसके अंदर जो नेट वेट होता है वो सेम रहता है। वो क्या रहता है? वो स्टैंडर्ड वेट को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि किसी में मान लीजिए 30 ग्राम्स है और किसी में मान लीजिए 28 ग्राम्स है और किसी में मान लीजिए 35 ग्राम्स है, ऐसा नहीं होता। आप अगर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं सेम प्राइस का तो उसके अंदर जो वेट निकलेगा, उसका नेट वेट निकलेगा, वो तीनों के अंदर में साइज सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी और टाइप सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। एंड उसी में सेकेंड पार्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है टू सिंप्लीफाई अ टास्क।
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे किसी टास्क को? वर्क कैन बी सिंप्लीफाइड बाय कटिंग डाउन अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि अगर एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी 15 तरीके की जैम्स या सॉसेस का प्रोडक्शन कर रही है और उन्हें लगता है कि 3 या 4 तरीके की जैम्स और सॉसेस जो हैं उनकी मार्केट में कस्टमर्स के बीच में अच्छी डिमांड नहीं, हाई डिमांड नहीं है, बहुत थोड़ी सी डिमांड है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उसका प्रोडक्शन जो है उन्हें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर आप ये कटिंग डाउन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लेबर की रिक्वायरमेंट है एंड आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगी, तो वो कंपनी के लिए एक फेवरेबल थिंग होगी। जो ज्यादा बिक रहा है उसे बनाइए, उसे ज्यादा बनाइए, लेकिन जो कम बिक रहा है उसे कम कर दीजिए। उससे आपका टास्क, आपका वर्क क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये यहां पे मतलब था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का। तो सेकेंड टेक्निक के अंदर में एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने वर्क को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है और अपने वर्क को सिंप्लीफाई करना है। वर्क को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए और वर्क को ऐसा मत बनाइए कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करता हो। आप भले थोड़ा काम कीजिए लेकिन काम बहुत अच्छा कीजिए। ये एफडब्ल्यू टेलर अपने सेकेंड टेक्निक के अंदर में बता रहे हैं। Third one is work study. Third technique, scientific technique given by F.W. Taylor is work study. Work study के अंदर में 4 subheads है: fatigue study, method study, time study and motion study. What is work study? First of all, work study का मतलब होता है to complete a task with मिनिमम रिसोर्सेज बट लेकिन उसका आउटपुट जो आए वो मैक्सिमम आए। तो मतलब एक टास्क को पूरा करेंगे, एक एक्टिविटी को फुलफिल करेंगे जिसमें मैक्सिमम आपका रिटर्न आएगा लेकिन एफर्ट जो है वो आपके मिनिमम जाने चाहिए। हाउ कैन दिस बी डन? दिस कैन बी डन थ्रू दीज 4 स्टडीज जो उसके अंदर में सब हेड्स हैं। पहला है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी फोकस करता है टू नो कि एक वर्क प्लेस पे, ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि जाते ही आप थक जाते हैं, किसी के साथ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अदरवाइज आप स्कूल जाते हैं तो 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस के बाद आपको एक इंटरवल मिलता है, आपको एक ब्रेक मिलता है जिसमें आप लंच करते हैं, जिसमें आप बाहर एक राउंड भी मार के आते हैं, जिसमें आप खेल कूद भी लेते हैं, सारी मस्ती कर लेते हैं। तो उसी तरीके से वर्क प्लेस पे भी जो वर्कर है वो ही इज बाउंड टू गेट टायर्ड। अगर वो लगातार काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इंसान है, वो थकेगा। तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए रेस्ट का इंटरवल अपनी थकान को मिटाने के लिए। सिर्फ थकान को मिटाना यहाँ मकसद नहीं है, मकसद ये भी है कि थकान को मिटाने के साथ साथ वो वापस से एनर्जेटिक होकर के वापस से एक कमबैक करे अपने वर्क के अंदर में और बाकी का बचा हुआ काम फिर उसी फुर्ती के साथ, उसी जोश के साथ करने लगे जिस जोश के साथ वो सुबह जब ऑफिस आया था तब काम कर रहा था। तो फटीग स्टडी बेसिकली फोकस करता है टू नो कि वर्कर को वर्क प्लेस पे कब ब्रेक चाहिए, कितनी देर का ब्रेक चाहिए एंड कितने ब्रेक्स चाहिए। तो इसके लिए एफडब्ल्यू टेलर ने एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व किया, देखा कि वो अपने टास्क को करने में कितनी देर में थक जाता है और साथ में ऑब्जर्व किया कि उसको फिर कितनी देर का ब्रेक देना पड़ता है एंड वापस वो अपने काम पे कब लौट करके और काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करने लगता है। तो ये फटीग स्टडी फोकस करता है इस पे। दूसरा है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है टू नो कि कौन से मेथड से अगर काम को पूरा करेंगे तो काम ज्यादा अच्छा होगा। एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मेथड है जिससे उस काम को करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी एंड आपका वर्क जो है वो अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करते थे 11th के अंदर में आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड है, कहां पे कौन सा मेथड यूज करना होता है। तो उसी तरीके से हर टास्क को करने के भी हो सकता है एक से अधिक मेथड हो, तो वहां पे वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर कौन सा मेथड को यूज करेगा ये हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी के। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो है वो फोकस करता है कि हमें एक टास्क को कितनी देर में पूरा करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये डिसाइड पहले से ही हो जाना चाहिए कि किसी भी टास्क को पूरा करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर वर्कर उसी स्टैंडर्ड टाइम में या स्टैंडर्ड टाइम के आसपास ही उस एक्टिविटी को पूरा, उस टास्क को पूरा कर ले। द नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है टू नो कि ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर काम कर रहे हैं तो जो जितने भी मूवमेंट्स वो कर रहे हैं वो सारे मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिपेयर क्लर्क है फॉर एग्जाम्पल, और रिपेयर क्लर्क का काम है कि उसको चीज़ों को, जो मशीनरीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उनको रिपेयर करना। रिपेयर करने के लिए उसको अपने टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके टूल्स उसके आसपास में ही होने चाहिए ना, या बहुत दूर होने चाहिए। अगर एक एक टूल को लेने के लिए वो कहीं बहुत दूर बार बार जाता रहेगा तो उससे क्या होगा, वो
अनवांटेड या अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है उससे वो थकेगा भी, टाइम भी वेस्ट करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको आपका सारा सामान साथ में लेकर के बैठना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कुछ सामान रखा है, आपकी बुक्स कहीं रखी है, कॉपीज कहीं रखी है, आपका पेंसिल बॉक्स, पेन वगैरह ये सब कहीं और रखा है, और आप बार बार जब चीजों को लेने जाएंगे और लेकर के आएंगे तो आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, आपका दिमाग भी भटक जा रहा है और आप बस मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सारी मूवमेंट्स जो कि अनवांटेड है, जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसको वर्क प्लेस पे अवॉइड करने के लिए मोशन स्टडी को एफडब्ल्यू टेलर ने अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड किया। तो ये बेसिकली फटीग स्टडी जो थकान के ऊपर बेस्ड था, मेथड स्टडी कि किस मेथड से आप काम करेंगे, टाइम स्टडी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए, एंड कौन से मूवमेंट्स अनवांटेड है उन मूवमेंट्स को अवॉइड करना है। ये चारों चीजें किस में आती है? ये वर्क स्टडी के अंदर में आती है। एंड लास्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर जो है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर में एफडब्ल्यू टेलर बताते हैं ये सिस्टम है वेजेस पे करने का। वेजेस किसको पे करेंगे? लेबर्स को, वर्कर्स को वेजेस पे करेंगे, लेकिन वर्ड यूज किया गया डिफरेंशियल। एंड डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए। एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं कि क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कैसे ये अलग हो जाता है कि एक पर्सन को अलग वेजेस मिली एंड दूसरे को अलग। फॉर एग्जाम्पल, दो वर्कर्स हैं, को वर्कर्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं, अंकिता और अंजलि। अंकिता वो बहुत मेहनती है, वो बहुत मन लगा करके काम करती है और उसने दिन भर में 100 यूनिट्स जो हैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। 100 यूनिट्स जब उसने प्रोड्यूस किए तो 7 रुपए के हिसाब से उसको उसकी पेमेंट मिली और उसको दिन भर का उसने 700 रुपए कमा ली। साथ ही में उसकी दूसरी कोवर्कर है अंजलि। अंजलि वर्क प्लेस पे काम कम, बातें ज्यादा करती है, इधर उधर ध्यान उसका भटकता है। उसने सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 7 रुपए के हिसाब से, और ये हो गया 280 रुपए। 7 4 20, 280 रुपए हो गए। ये देखो, दिन भर में दो कोवर्कर्स साथ में काम कर रहे हैं, 100 बनाया, सिर्फ 40 बनाया। 7 रुपए के हिसाब से 700 रुपए अंकिता ने कमा लिए, लेकिन 40 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से सिर्फ 280 रुपए अंजलि ने कमाए। क्यों? क्योंकि अंकिता मन लगा करके काम कर रही थी। नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय अंकिता वो 100 थे, तो उसने कमाया क्या? उसने 700 कमाया, ज्यादा कमाया। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अंजलि वो सिर्फ और सिर्फ महज 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 7 रुपए के हिसाब से 280 रुपए कमा लिए। ये भी उसने बहुत कमा लिए क्योंकि वो बहुत ही बातें करके और बिना मन लगाए काम कर रही है। तो यहाँ पे उसने कम कमाया। क्यों कम कमाया? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नहीं कि आप कितना भी काम करें, बस आप उतनी देर वर्क प्लेस पे हैं तो आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। नहीं, यहाँ पे वेजेस पे की जाएगी ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय यू। 100 यूनिट्स तो ज्यादा एंड 40 यूनिट्स कम, तो सैलरी वेजेस भी मिला वहां पे कम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर में एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा इन्वॉल्व किया गया कि आपको वहां पे वेजेस दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय यू। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा कमा पाएंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे कम कमा पाएंगे। एंड ये बहुत इफेक्टिव एक टेक्निक था जो एफडब्ल्यू टेलर ने इस्तेमाल किया गया। इसके थ्रू ना जो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो मोटिवेटेड फील करते थे कि अच्छा चलो मन लगा के काम किया, काफी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो हमारे काम को यहाँ पे एक तरीके का हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, तो हमें मोटिवेशन मिल रहा है। एंड साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इनको डिस्करेज कर दिया गया, इनको भी मोटिवेशन मिला। अंजलि को भी यहाँ पे मोटिवेशन मिला कि मेरी कोवर्कर देखो मन लगा के काम कर रही है, अगर वो अच्छा कमा पा रही है तो क्यों ना मैं भी आगे से मन लगा के काम करूं और अच्छा कमाऊं। तो यहाँ पे मोटिवेशन रहेगा वर्कर्स के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर ध्यान दे। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। आई होप आपको ये जो टॉपिक था समझ आ गया होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।